हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे बाह्य सेवा के बारे में। बाह्य सेवा क्या है, बाह्य सेवा में स्थानांतरण हेतु निर्धारित शर्तों के बारे में आप क्या समझते हैं, तो इसको बाद में डिटेल में अपन पढ़ेंगे। पहले अपन यहाँ पे मूलभूत नियम 9-7 पढ़ लेते हैं। 9-7 है ना, मूलभूत नियम 9-7 पढ़ लेते हैं। बाह्य सेवा के बारे में इसकी परिभाषा दी गई है ना, मूलभूत नियम 9-7 में बाह्य सेवा के बारे में परिभाषा दी गई है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको कैसे याद रखेंगे। जब आप 7 समुंदर पार जाते हैं ना, 7 समुंदर पार जाते हैं, 7 समुंदर पार जाने से क्या होगा, 7 समुंदर पार जाने से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बाह्य सेवा का अनुभव आपको मिलेगा। 7 समुंदर पार मतलब क्या जगह अमेरिका चले गए बाह्य सेवा करने के लिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे बाह्य सेवा कहलाती है ना। तो बाह्य सेवा से ऐसी सेवा से है जहाँ पर शासकीय सेवक शासन की अनुमति से भारत के किसी, है ना, भारत के किसी नगर निगम, बोर्ड, विकास प्राधिकरण, सहकारी संस्थाओं, निगम मंडल, विश्वविद्यालय, कंपनी, प्रांतीय निधि आदि में सेवा करके अपना वेतन प्राप्त करता है। वेतन उसको जैसे मिला वैसे मिलेगा ही मिलेगा ना। समझ में आ रही बात, यहाँ पे वेतन जैसे मिल रहा है वैसे मिलेगा। जैसे आप विदेश सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, या फिर विदेश सेवा करें वो भी बाह्य सेवा कहलाएगी। जैसे आप दिल्ली चले गए सेवा करने के लिए ना, तो दिल्ली में आप तो छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी कर्मचारी हैं, आप कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए, तो वो भी आपकी बाह्य सेवा कहलाएगी। आप कर्तव्य का पालन तो कर ही रहे हैं भाई, है ना, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आप कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या मिलेगी यहाँ पे, जो चीज़ें हैं वो मिलती रहेगी, आपको वेतन जो भत्ते हैं वो मिलते रहेंगे, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रांतीय, है ना, है ना। तो इस सेवा में उसे वेतन राज्य की संचय निधि से प्राप्त। अब देखिए भाई, यहाँ पे आप दिल्ली में जाके आपने क्या करा, यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। अगर आप राज्य में रहते तो आपको संचय निधि से क्या मिलता है, पेमेंट मिलता रहता। पर आप यहाँ से दिल्ली में जाके सेवा दे रहे हैं तो इस सेवा में वेतन, या फिर किसी अन्य यहाँ पे नगरीय निकाय, विश्वविद्यालय, कंपनी में सेवा दे रहे हैं तो इस सेवा में उसे वेतन राज्य की संचय निधि से न दिया जाकर यहाँ पे अन्य स्रोतों से क्या होता है, दिया जाता है। अन्य स्रोतों से क्या करता है, दिया जाता है ना। तो ये बाह्य सेवा हो गया यहाँ पे, है ना। अब मानदेय किस में आता है, मानदेय किस में आता है, मूलभूत नियम 9-9 के अंतर्गत आता है। मूलभूत नियम 9-9 के अंदर क्या आता है, मानदेय आता है ना। मानदेय तो मानदेय से आता है उस राशि से है जो शासकीय सेवक अपने कार्य के अतिरिक्त, है ना, अपना कार्य तो कर ही रहे भाई, है ना, अपने कार्य के अतिरिक्त आकस्मिक प्रकार के अन्य शासकीय कार्य करने पर, है ना, अपना कार्य तो कर ही रहे हो पर कार्य के साथ साथ यहाँ पे आकस्मिक तौर पर मान लीजिए विधानसभा को कुछ काम आ गया तो उसको आप करना निपटा रहे हो ना। तो आकस्मिक प्रकार के अन्य शासकीय कार्य करने पर भारत या किसी अन्य राज्य की संचय निधि से क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है ना। मानदेय भी यहाँ पे आवर्ती अनावर्ती दोनों प्रकृति का हो सकता है। मानदेय नियम क्या बोला यहाँ पे, मूलभूत नियम 9-9 में दिया गया है ना। दे मतलब 99, दे 99 ऐसा याद रखो। मानदेय 99 है ना, मतलब 9-9, 99 मतलब क्या हो जाएगा, 9-9 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नियम, यहाँ पे मूलभूत नियम, है ना, 10 है ना, 10-9-10 है ना। अरे भाई, पद ग्रहण करने के लिए 10 से 15 दिन दिए जाते हैं, इससे याद रखो। 10 से 15 दिन आपको, अगर आप पद ग्रहण करें 10 से 15 दिन दिए जाते हैं तो वही वाला 10 है ये, है ना। उससे आपको क्या रहेगा, चीज़ें याद रहेगी, है ना। तो इसको कुछ ट्रिक के माध्यम से अपन पढ़ रहे हैं ना। ये जो नियम है मूलभूत नियम, क्योंकि इसको याद रखना बहुत कठिन है तो उससे अपन जोड़ रहे हैं। जैसे पदग्रहण काल अपने को 10 दिन मिलता है तो 10 दिन यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया। तो इससे अपने क्या रहेगी, चीज़ें याद रहेगी, है ना। तो शासकीय सेवक, है ना, ये लोकहित शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप लोकहित में, अगर आपका स्थानांतरण हो भी रहा है तो आप लोकहित में जा रहे हो ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, शासकीय सेवक का लोकहित में एक स्थान से दूसरे स्थान, मान लो आप, है ना, सॉरी, एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाने पर, है ना, या उसके मुख्यालय में परिवर्तन कर दिए जाने अथवा एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण होने पर उसे नए पद का कार्यभार संभालने के लिए जो समय दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पदग्रहण काल बोलते हैं, है ना। मतलब क्या करो, मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे, है ना, बीजापुर से कहाँ हो गया, है ना, बीजापुर से आपका ट्रांसफ़र हो गया, बीजापुर से कहाँ हो गया, यहाँ पे बीजापुर से जांजगीर एंड चांपा हो गया। आपका ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, बीजापुर से जांजगीर चांपा हो गया, है ना। तो आप इस अवधि के दौरान, है ना, इस अवधि के बीच आपको यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, एक समय दिया जाएगा, एक समय दिया जाएगा। उसी समय क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, पद ग्रहण काल, है ना, पद ग्रहण काल, उसे ही क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, पद ग्रहण काल बोलते हैं, है ना। तो शासकीय सेवक, है ना, शासकीय सेवक लोकहित में एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण हो जाने पर उसके मुख्यालय में परिवर्तन कर दिए जाने अथवा एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण होने पर उसे नए पद का कार्यभार संभालने के लिए जो समय दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पद ग्रहण काल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पद ग्रहण काल बोलते हैं। मूलभूत नियम 9-12 क्या बोल रहा है भाई, मूलभूत नियम 9-12, है ना, 9-12। तो अवकाश वेतन, है ना, आप कितने दिन, 12 दिन से अवकाश में थे, उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे वेतन मिल रहा है। तो 9-12 थे, क्या हो जाएगा, इस ऐसे ट्रिक याद करने के लिए, है ना। ये 12 है यहाँ पे, तो 12 कैसे याद रखना है, यहाँ पे 12, है ना, 12 दिन आप अवकाश में थे, उसका आप एवज में यहाँ पे क्या मिला, वेतन मिला है। तो अवकाश वेतन, जब शासकीय सेवक अवकाश पर रहता है तो उस अवधि में जो वेतन दिया जो उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे अवकाश वेतन बोलते हैं। मतलब नाम से इस पर भाई, यहाँ पे अवकाश में था उसका वेतन दे दिए तो ये अवकाश वेतन, है ना, 12, है ना, 9-12 में दिया है ना। मूलभूत नियम 9-13 यहाँ पे, ये तो 9-13 तो अपनों को याद है। यहाँ पे ये देखो ध से चालू होता है, धारणाधिकार, है ना। तो यहाँ पे ध को उल्टा करो, तो ध को उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे 13, तो ये 13, है ना। मूलभूत नियम 9-13 में दिया है धारणाधिकार, है ना।
तो यहाँ पे ध है, इसको क्या समझना है आपको, उल्टा 3 समझना है ना। इसको सीधा करोगे तो 3 हो गया, और आ का क्या हो जाएगा 13, तो ये धारणाधिकार स्टेप्स हो जाएगा ना। तो धारणाधिकार से आशय शासकीय सेवक को किसी पद पर स्थायी घोषित करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अधिकार से है ना। है ना, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब किसी शासकीय कर्मचारी को स्थायी पद के विरुद्ध, है ना, स्थायी पद क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्थायी पद के विरुद्ध यहाँ पे मौलिक रूप से क्या कर दिया जाता है, उसको नियुक्त कर दिया जाता है, तो वह उस पद को धारणाधिकार क्या कर लेता है, अर्जित कर लेता है ना। चाहे यह धारणाधिकार तत्काल दी जाए अथवा भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की जाए, है ना, तो शासकीय सेवक उस पद पर अपना अधिकार प्राप्त होगा, यही धारणाधिकार कहलाएगा, है ना। मतलब धारणाधिकार मतलब क्या होता है, धारण करने का अधिकार, है ना। जब किसी, है ना, पद क्या रहना चाहिए, स्थायी पद, है ना, जब किसी स्थायी पद पर यहाँ पे किसी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी को, है ना, मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है उस पद के विरुद्ध, है ना, तो वह जो कहलाएगा अपना, क्या कहलाएगा, धारणाधिकार कहलाएगा। वह संबंधित अधिकारी कर्मचारी उस पद का धारणाधिकार क्या कर लेगा, अर्जित कर लेगा, है ना। अब 9-14, है ना, 14 मतलब क्या जाएगा यहाँ पे, मूलभूत नियम में स्थानीय निधि के बारे में दिया गया, है ना। निधि मेरी फ्रेंड है, उसका शादी कब है, यहाँ पे 14 तारीख को है, यहाँ पे 14 नवंबर को, है ना। तो ऐसे करके मैंने इसको याद किया है, और वाकई में ये है ना, 14 नवंबर उनकी क्या है, शादी है ना। तो ऐसे करके मैंने याद किया है यहाँ पे निधि, है ना। तो आप भी निधि को किसी से कनेक्ट कर सकते हो ना, वो आप अपनी सब ट्रिक बना लीजिएगा। इसको मैंने अपना ट्रिक बनाया इसलिए आपको इस ट्रिक को बता दिया। अगर आपको इसके याद रखना ठीक है, नहीं तो आप अन्य दूसरा ट्रिक भी बना सकते हैं, है ना। तो स्थानीय निधि से ऐसी निधि से है जो अथवा निकाय या कंपनी से है जिसका स्वयं अपनी क्या होती है, आय और नियम होते हैं, है ना। किंतु ऐसी निधि, है ना, निधि है भाई, उसके आय भी हैं, अपनी आय भी है यहाँ पे, और उसके अपने क्या है यहाँ पे, नियम भी हैं, नियम भी हैं, पर वह क्या बोले, अंतिम रूप से तो क्या है, वो है यहाँ पे शासन के नियंत्रण में है। स्थानीय निधि किस में है, शासन के नियंत्रण में है ना। ये हो गया मूलभूत नियम 9-15 क्या, स्थानीय शासन से आशय राज्य शासन से है, परंतु इसमें, है ना, 9-15 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 15 मतलब 15, है ना। तो 15 साल ऐसे याद रखो यहाँ पे 15, है ना, में स्थानीय शासन, है ना। 15 में क्या है, 15 साल बाद स्थानीय शासन को दर्जा मिला, ऐसा याद रखो कुछ भी ट्रिक से अपना, है ना। 15 साल बाद स्थानीय शासन क्या मिला, दर्जा मिला, इसलिए 9-15 इसमें रूल बना दिए। स्थानीय शासन क्या हो जाएगा, स्थानीय शासन से आशय राज्य शासन से है, परंतु इसमें प्रमुख आयुक्त सम्मिलित नहीं है, परंतु इसमें प्रमुख आयुक्त सम्मिलित नहीं है ना। स्थानीय शासन से आशय राज्य शासन से है, किंतु इसमें प्रमुख आयुक्त सम्मिलित नहीं है, है ना। मूलभूत नियम 9-17 मतलब खतरा, है ना, 17 मतलब खतरा, है ना। तो अनुसचिवी कर्मचारी, है ना, अनुसूची कर्मचारी से आशय उन कर्मचारी से है जिनका कार्य पूर्ण रूप से लिपिकीय है। राज्य शासन या अन्य वर्ग के कर्मचारी को भी अनुसूची, है ना, सेवक घोषित कर सकता है। मतलब अनुसूची मतलब क्या हो जाए, एक काम खतरे वाला है, मतलब बहुत जिम्मेदारी वाला है, खतरे वाला है, तो खतरा मतलब 17, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनुसूची कर्मचारी से आशय उन कर्मचारी से है जिनका कार्य पूर्ण रूप से क्या है भाई, यहाँ लिपिकीय है ना, लिपिकीय है। राज्य शासन अन्य वर्ग के कर्मचारी को भी, है ना, अन्य वर्ग के कर्मचारी को भी यहाँ पे राज्य शासन पर डिपेंड करता है किसको वो अनुसूची, है ना, अनुसचिवी कर्मचारी घोषित करे अथवा नहीं, है ना। तो राज्य शासन अन्य वर्ग कर्मचारी को भी अनुसचिवी अधिकारी या सेवक घोषित है या कर्मचारी घोषित कर सकता है ना। मूलभूत नियम 9-18 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 18 महीने, है ना, 18 महीने, है ना, 18 महीने क्या हो जाएगा यहाँ पे, 18 महीने याद रखना है। 9 दूनी 18, मूलभूत नियम 9 दूनी 18, है ना, 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 दूनी 18, है ना। तो क्या था अपने यहाँ पे देखिए, है ना, 9 गुणा कितना हो जाएगा ना, 9 गुणा क्या हो जाएगा 2, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, है ना, 18, तो 18 मास हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो मास ऐसा कैलेंडर मास से है। मास की गणना के लिए सबसे पहले एक मास की गणना की जाती है, उसके बाद शेष बचे दिनों की क्या गणना की जाती है ना। उदाहरण के लिए 25 जनवरी से 5 अप्रैल तक, है ना, 25 जनवरी से 5 अप्रैल तक की अवधि की गणना करनी हो तो 2 माह और 12 दिन गणना की जाएगी, 2 माह और 12 दिन, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे 25 जनवरी से कितना 5 अप्रैल, तो 25 जनवरी से 24 फरवरी कितना हो जाएगा 1 माह, 25 फरवरी से 24 मार्च यहाँ पे 1 माह, 25 मार्च से 31 मार्च यहाँ पे 7 दिन, है ना, 7 दिन हो जाएगा यहाँ पे, और 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक कितना हो जाएगा अपने यहाँ 5 दिन। तो ऐसे करके यहाँ टोटल कितना जाएगा अपने यहाँ पे, है ना, 12, है ना, 2 माह 12 दिन, है ना, 2 माह 12 दिन आ जाएगा अपना। मूलभूत नियम 9-19, है ना, 9-19 मतलब यहाँ पे 9 को 1 से हटा के फिर 9, है ना, तो यहाँ पे स्थानापन्न 9 हटा के यहाँ, है ना। तो यहाँ पे एक शासकीय सेवक किसी पद पर तब तक स्थानापन्न होगा जब वह ऐसे पद पर कार्य कर रहा हो जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार, है ना। मतलब उसमें मान लीजिए यहाँ पे ई है कोई, है ना,
PWD का मान चलो ई है, वह उसमें क्या है यहाँ पे धारणाधिकार धारण करता है ना, धारणाधिकार क्या करता है यहाँ पे धारण करता है ना, धारणाधिकार धारण करता है। किंतु क्या हो जाएगा है ना, किंतु क्या हो जाएगा यहाँ पे है ना, उस पद पर ई के पद पर कोई और बंदा बैठा हुआ है ना, तो वो HDO का मान चलो यहाँ पे ई कार्यभार दे दिया गया, तो यहाँ पे धारणाधिकार तो वो पहले वाला जो ई बैठा था उसी की यहाँ पे ये कुछ दिन के लिए इसको क्या कर रहा है यहाँ पे प्रभाविक तौर पर क्या कर रहा है यहाँ पे वो कर रहा है। तो इसको बोल रहे हैं अपने स्थानापन्न, मतलब अपने स्थान के अतिरिक्त यहाँ क्या कर दिया जाएगा, उसको यहाँ पे ई का कार्यभार दे दिया जाएगा, है ना। तो जब एक शासकीय सेवक किसी पद पर तब तक स्थानापन्न होता है जब तक कि वह ऐसे पद पर कार्य कर रहा हो जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार, मतलब ई, है ना। दूसरे शब्दों में स्थानापन्न से आस है उस शासकीय सेवक से है जो स्थायी पद के विरुद्ध अस्थायी रूप से कार्य कर रहा हो ना, अर्थात शासकीय सेवक स्वयं अस्थायी हो परंतु जिस पद पर वह कार्य कर रहा हो वह स्थायी हो ना। जैसे HDO खुद अभी स्थायी नहीं हुआ है, अस्थायी है ना, क्योंकि कोई भी सभी कर्मचारी अस्थायी रहते हैं, और यहाँ पे ई का जो पद है यहाँ पे वो स्थायी है ना। अब ये जो कर रहा है यहाँ पे तो इसको क्या बोलेंगे, स्थानापन्न बोलेंगे, है ना, मतलब अपने पद के अतिरिक्त, है ना, भले ही उसका पद अस्थायी है, वो स्थायी पद पर क्या कर रहा है कार्य कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं स्थानापन्न, है ना। मतलब स्थानापन्न मतलब यहाँ पे अपने स्थान के अतिरिक्त, है ना, अपने स्थान क्या हो जाएगा यहाँ पे अतिरिक्त, है ना। स्थानीय शासन किसी भी कर्मचारी को उचित समझे तो ऐसे पद पर स्थानापन्न नियुक्त कर सकता है, जिसका उसको धारणाधिकार न हो तब भी नियुक्त कर सकता है ना। मूलभूत नियम समुद्र पार वेतन, यहाँ पे जैसे अमेरिका चले गए यहाँ पे, है ना, है ना, तो बाह्य सेवा यहाँ पे 7 समुद्र पार 9-7 में दिया था ना, और मूलभूत नियम 9-20 में आप 20 लाख खर्चा करके ना, 20 लाख खर्चा करके कहाँ चलेगा भाई, यहाँ पे समुद्र पार चलेगा था। तो समुद्र पार वेतन क्या हो जाएगा, ऐसे याद रखना है कुछ भी, है ना, कितना 20 लाख खर्चा किए तब समुद्र के पार गया पर वहाँ पे काम कर रहे हो ना। समुद्र पार वेतन तात्पर्य वह वेतन है जो शासकीय सेवक को इस बात का, है ना, कि विचाराधीन स्वीकृत होता है कि वह उस देश में कार्य कर रहा है जिस देश में वह अधिवासी नहीं है ना। मतलब मान चलिए आप अमेरिका चले गए, यहाँ पे अमेरिका चले गए बाह्य सेवा देने के लिए, है ना, समुद्र पार चले गए यहाँ पे, पर वहाँ पे आप अधिवासी हैं कि अमेरिका के नहीं हैं, पर आपको शासन ने भेजा है यहाँ पे, तो आप वहाँ पे सेवा करने के लिए गए, है ना। दूसरे शब्दों में कहे तो जब कोई शासकीय सेवक अपने मूल निवास में किसी भिन्न अन्य देश में सेवा करता है और जो वेतन प्राप्त करता है उसे ही समुद्र पार वेतन किया जाता है। मतलब आप इंडिया में हो, इंडिया से समुद्र पार कहाँ चले गए, अमेरिका में चले गए, और अमेरिका में चले गए तो इस कार्य अवधि के दौरान आपको पूरा पेमेंट वगैरह मिलता है, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे समुद्र पार वेतन बोलते हैं। 9-21 का, है ना, वेतन मतलब क्या हो जाएगा 9-21 का, है ना। तो हम ऐसे याद रखिए यहाँ पे आपको 21 साल की, है ना, 21 साल की क्या यहाँ पे कमसिन उम्र में, है ना, कमसिन उम्र में क्या मिले आपको, नौकरी मिली, ऐसा क्या याद रखो, है ना, नौकरी मिली तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे वेतन मिलेगा, नौकरी के बाद क्या मिलेगा वेतन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपकी वेतन कितने चाहिए, या फिर ऐसे याद रखो आपको, आपका पहला वेतन कितना था यहाँ पे 21,000 था ना, 21,000 था यहाँ पे, है ना। तो पहला वेतन कितना था यहाँ पे 21,000 था यहाँ पे। तो वेतन साथ है शासकीय सेवक द्वारा आहरित मासिक वेतन था ना, महीने में जो वेतन मिलता है उसकी बात करिए ना, जिसमें मूल वेतन, व्यक्तिगत वेतन, विशेष वेतन सम्मिलित है ना। मतलब मूल वेतन तो रहेगा ना, फिर व्यक्तिगत वेतन मिलता है कुछ भत्ते, व्यक्तिगत वेतन मतलब भत्ते, है ना, और यहाँ पे विशेष वेतन भी मिलता है, परंतु इसमें व्यक्तिगत योग्यता के फलस्वरूप मिलने वाले विशेष वेतन शामिल नहीं माना गया ना, इस विशेष वेतन को शामिल नहीं माना गया है। इसके अलावा राज्य और शासन किसी, है ना, राशि को वेतन मानने के लिए आदेश प्रसारित कर सकता है, उसे वेतन माना जाएगा, पर विशेष वेतन नहीं है भैया यहाँ पे। जबकि यहाँ पे जो मूल वेतन मिल रहा है व्यक्तिगत वेतन ये वेतन है, मूल वेतन व्यक्तिगत वेतन ये वेतन है, परंतु विशेष वेतन को वेतन की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर राज्य शासन चाहे तो किसी राशि को वेतन मानने के लिए क्या कर सकता है, आदेश प्रसारित कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं भैया यहाँ पे, है ना। तो मूलभूत नियम, है ना, स्थायी पद क्या होता है यहाँ पे, अब 21 साल में आपको नौकरी लगा, है ना, तो उसका वेतन मिला आपको, तो फिर आप 22 साल में आप क्या हो जाएंगे यहाँ पे स्थायी हो जाएंगे, ऐसा करके थोड़ा सा याद रखो, है ना। याद रखने के लिए ये पॉइंट नहीं, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, 22 साल में आप स्थायी हो जाएंगे ऐसा, है ना। तो स्थायी पद से आशय ऐसे पद से है जो निश्चित वेतन पर बिना समय सीमा के लिए स्वीकृत हो, स्थायी पद कहलाता है ना। निश्चित वेतन मिलेगा आपको यहाँ पे बिना समय सीमा, है ना, मतलब बिना टाइम लिमिट के क्या हो स्वीकृत हो, तो स्थायी पद कहलाता है। देख पहले क्या रहेगा यहाँ पे एक फिक्स्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे सैलरी, है ना, फिक्स्ड सैलरी FS यहाँ पे फिक्स्ड सैलरी, और यहाँ पे टाइम लिमिट है, और एक बिना समय सीमा स्वीकृत हो स्थायी पद कहलाता है। ऐसे पद पर कार्य करने वाले शासकीय सेवक को सामान्यतः नहीं हटाया जा सकता ना, ऐसे सेवा में कार्य करने वाले शासकीय सेवक को नहीं हटाया जा सकता, वो शासकीय सेवक उस पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसके अन्य पद पर स्थायी घोषित नहीं किया जाता, है ना, या सेवानिवृत्त नहीं किया जाता, या दंड स्वरूप पदोन्नत नहीं किया जाता ना। अगर जब तक वो अन्य पद बना जाए यहाँ पे, है ना, या फिर सेवानिवृत्त ना हो जाए यहाँ पे, या दंड स्वरूप उसको पदोन्नत न किया जाए, तब तक वह उस पद पर बना रहेगा, है ना, है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मूलभूत नियम 9-23, है ना, 9-23 में क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आपको मिलेगा व्यक्तिगत वेतन, है ना। 21 साल की उम्र में आपको वेतन मिला, 22 साल की उम्र में आप स्थायीकरण हुआ, है ना। अब यहाँ पे 23 साल की उम्र में आपको क्या मिलेगा, आपने यहाँ पे व्यक्तिगत वेतन मिलेगा, है ना। तो इसका असर क्या रखना है, 23 में आपको क्या मिलेगा व्यक्तिगत वेतन, है ना।
व्यक्तिगत वेतन मिलेगा। व्यक्तिगत वेतन से आशय उस वेतन अतिरिक्त वेतन से है जो किसी शासकीय सेवक को उसके वेतन में हो रही हानि से बचाने के लिए दिया जाता है ना। ये व्यक्तिगत वेतन क्या है? व्यक्तिगत वेतन वो है जो शासकीय सेवक को उसके वेतन में हो रही हानि से, है ना, बचाने के लिए दिया जाता है ना। इस प्रकार हानि वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अथवा वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचने के बाद या विशेष योग्यता के फलस्वरूप दी जाती है ना। मान लीजिए उसको हानि हो रही है भाई, यहाँ पे जो मिलना चाहिए उसको हानि हो रही है, तो हानि को रोकने के लिए यहाँ पे व्यक्तिगत वेतन दिया जाता है, इसको पारित किया जाता है। इस प्रकार की हानि वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अथवा वेतन में अधिकतम पर पहुंचने के बाद या विशेष योग्यता के फलस्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धि कारण हो सकती है ना। तो ये हो गया भाई व्यक्तिगत वेतन। अब प्रकल्पित वेतन, है ना। अब 23 में आपको व्यक्तिगत मिल गया यहाँ पे, है ना। अब 24 में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? प्रकल्पित, है ना। प्रकल्पित वेतन, है ना। प्रकल्पित वेतन मिलेगा यहाँ पे। तो प्रकल्पित वेतन से आशय उस वेतन से है ना, जिसकी कल्पना इस आधार पर, मतलब कल्पना कर रहा है ना, इसकी कल्पना इस प्रकार से की जाती है कि यदि शासकीय सेवक मौलिक पद से दूसरे स्थायी पद पर मौलिक रूप से पदोन्नत हुआ हो तो उसे कितना वेतन प्राप्त हुआ होता, है ना। इस प्रकार कल्पना करके जो वेतन निर्धारण किया जाता है, मतलब अभी वो मान लीजिए ए पोस्ट में है, मान लो बी पोस्ट में चला गया, अगर बी पोस्ट में जा रहा था तो आप कल्पना करें कि उसे कितना वेतन मिला। मान लो उसका वेतन अभी 40,000 है और उसमें आपको कितना वेतन हो जाता है? 50,000। तो वो कल्पना कर रहे हैं, ये भी गया नहीं उस पद में, पर कल्पना करके उसका वेतन निर्धारण कर रहे हैं पहले ही, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे? है ना, प्रकल्पित वेतन बोलते हैं ना। तो इस प्रकार कल्पना करके जो वेतन निर्धारण किया जाता है उसे प्रकल्पित वेतन कहते हैं। ऐसी कल्पना उन कर्मचारियों के मामले में की जाती है जो एक पद में मौलिक रूप से कार्य करते हुए दूसरे पद पर क्या होते हैं? स्थानापन्न होकर स्थानापन्न रूप से क्या होता है? पदोन्नत होते हैं ना। ये हो गया, है ना। तो ये इसमें कुछ वो दिया है, प्रकल्पित कैसे कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो उसके बारे में, है ना। अपन न्यूमेरिकल देखेंगे तब इसको देखेंगे, है ना। मूलभूत नियम 925, है ना। 925 मतलब क्या जाएगा? विशेष वेतन है भाई यहाँ पे 25, है ना। 25 साल अभी छत्तीसगढ़ अपना 25वां, है ना, रजत जयंती स्थापना पर्व मनाया है यहाँ पे 25वां। तो उससे याद रखो यहाँ पे ये विशेष पर्व था हमारे लिए। तो जब कोई 25 आए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशेष हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके इसको याद रखना ट्रिक के साथ, है ना। तो विशेष वेतन से आशय उस अतिरिक्त वेतन से, मतलब क्या हो जाएगा? ये अतिरिक्त वेतन से है जो कि शासकीय सेवक को उसके कार्य या उत्तरदायित्व में वृद्धि होने के फलस्वरूप, है ना, अथवा दुष्कर प्रवृत्ति कार्य करने के फलस्वरूप दिया जाता है। मतलब मान लीजिए आप एकदम ऐसा काम, कठिन काम कर लिए जिससे शासन को बहुत ज़्यादा क्या हुआ यहाँ पे? फायदा हुआ है, तो आपको एक प्रोत्साहन के रूप में क्या किया जाएगा? विशेष वेतन दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। इस प्रकार वेतन निर्धारण समय समय पर शासन द्वारा किया जाता है। विशेष वेतन को पदोन्नति के समय वेतन निर्धारण करने के लिए गणना में नहीं लिया जाता ना। तो इसको पदोन्नति समय जो वेतन निर्धारण करते हैं उसमें गणना में नहीं लिया जाता है विशेष वेतन, है ना। मूलभूत नियम 927 यहाँ पे, मूलभूत नियम 927 यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, है ना? निर्वाह भत्ता, है ना। 27 मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? निर्वाह भत्ता, है ना। भत्ता निर्वाह भत्ता, है ना। निर्वाह भत्ता, है ना। निर्वाह भत्ता से आशय है ना। तो 27, है ना। 27 मतलब क्या आ जाएगा? 27, है ना। 27, है ना। तो ये इसको कैसे ट्रिक बना भाई यहाँ पे, है ना। तो निर्वाह भत्ता ना, निर्वाह भत्ता, है ना। निर्वाह भत्ता मतलब क्या जाएगा आप यहाँ पे? 27 साल की एज में क्या हो रहा है? आप यहाँ पे रिटायर हो रहा है, रिटायर, है ना। रिटायर हो रहा है तो आप यहाँ पे निलंबन कर देगा आपको, है ना। इतना सारा किए यहाँ पे 25 तक के, उसका 27 साल की उम्र में क्या होगा? आपको कुछ लांछन लग गया, आप निलंबित हो गए, तो उस समय निलंबित हो गए तो आपको क्या दिया जाएगा? निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह मूल वेतन का 50% होता है ना। कितना? 50% होता है यहाँ पे। तो निर्वाह भत्ता से आता है ऐसे भत्ते से है जो शासकीय सेवक को वेतन प्राप्त नहीं करता है परंतु उसका संबंध शासन से बना हुआ है ना। निर्वाह भत्ता, या फिर आप जैसे रिटायर हो जाते हैं तब दिया जाएगा, है ना। तो निर्वाह भत्ते से आता है ऐसे भत्ते से जो शासकीय सेवक को वेतन प्राप्त नहीं करता है, जो शासकीय सेवक वेतन प्राप्त नहीं करता है परंतु उसका संबंध शासन से बना रहता है, इस कारण वे कोई दूसरा कार्य नहीं कर पाते, है ना। इसलिए राज्य शासन निर्देशानुसार उन्हें जीवन निर्वाह के लिए शासन द्वारा कुछ राशि दी जाती है, उसे निर्वाह भत्ता किया जाए। क्योंकि अब आप क्या हो गए? बूढ़े हो गए, आपका क्या हो गया यहाँ पे, है ना, आपका कार्यकाल समाप्त हो गया है, अब आप कुछ दूसरा काम नहीं कर सकते, तो आपको शासन क्या देगा यहाँ पे? आपकी जो सैलरी है, अंतिम सैलरी का 50% आपको क्या देगा यहाँ पे, है ना? निर्वाह भत्ता देगा, है ना। इस प्रकार के भत्ते को क्या बोलते हैं आप? अनुग्रह भत्ता बोलते हैं। वर्तमान में इस प्रकार का भत्ता निलंबित शासकीय सेवक दिया जाता है। निर्वाह भत्ता गणना निलंबन के पूर्व प्राप्त मूल वेतन का, है ना, 50% देय होता है ना। कितना होता है? 50% देय होता है। तथा नगर क्षतिपूर्वक भत्ता, मकान किराया भत्ता परिवर्तित नहीं होता ना, है ना। मूल वेतन का 50% दिया जाता है तथा नगर क्षतिपूर्ति भत्ता ये तो जितना दे रहा है दिया ही जाएगा ना। मकान किराया भत्ता परिवर्तित नहीं होता, जितना दे रहा है दिया जाएगा ना। यह निलंबन के पूर्व प्राप्त मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है। निलंबन के पूर्व प्राप्त मूल वेतन पर दिया जाता है। यह यदि निलंबन अवधि 3 माह बढ़ जाती है, यदि निलंबन अवधि 3 माह बढ़ जाती है तो अवधि बढ़ने कारण को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाह भत्ते में क्या की कमी अथवा, है ना, कमी अथवा वृद्धि की जाती है ना। ये हो गया यहाँ पे कमी या ज़्यादा आप कर सकते हैं, वो शासन पर डिपेंड करेगा, है ना। मूलभूत नियम 928 मौलिक वेतन यहाँ पे, है ना। मौलिक रूप से नियुक्त कर रहे हैं जो वेतन दिया जाएगा उसको मौलिक वेतन बोलते हैं, एकदम ईजी है ना। 28, है ना।
28 है ना। मूलभूत नियम यहाँ पे मौलिक है ना, मौलिक है ना, मौलिक तो क है ना, मौलिक है तो क को उल्टा करो तो यहाँ पे 8 मतलब क्या हो जाएगा 28 है ना। तो इससे याद रखो मौलिक वेतन है ना। मौलिक एक बंदे का नाम भी है यहाँ पे, ऐसे याद रख सकते हो। कितने साल का यहाँ पे 28 साल का है ना। तो ऐसे करके भी इसको याद रख सकते हो। कुछ भी ट्रिक्स है अपने को एग्जाम में बताना नहीं कि हमने इसको कैसे याद किया, हमको तो नंबर इससे मिलेंगे कि हमने मूलभूत नियम 9/28 को लिख दिया है ना। मूलभूत नियम 9/29 यहाँ पे मूलभूत नियम 9/29 क्या बोल रहे हैं, तकनीकी वेतन है ना। तकनीकी योग्यता रखने वाले शासकीय सेवक को दिया जाता है ये 9/29 है ना। तकनीकी है ना, तकनीकी न न न न है, तकनीकी न दिया यहाँ पे तो न से 9 है ना। तो 9 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 मतलब 29 है ना। मूलभूत नियम 9/30 है ना। अस्थायी पद, तो स्थायी पद किसमें दिया था यहाँ पे है ना। स्थायी पद किसमें दिया था, मैंने बताया था यहाँ पे स्थायी पद किसमें दिया था भाई। यहाँ पे स्थायी पद मैंने देखा था, उसके लिए ट्रिक क्या बताया था भाई है ना। चलिए उसको देखते हैं। स्थायी पद के लिए शायद तक मैंने 24 साल बताया था ना। 24 साल, हाँ 24 साल में आप क्या हुए यहाँ पे स्थायी हुए थे ना। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कब आप स्थायी हुए थे ना, कब स्थायी हुए थे इसका देख लेते हैं है ना। 1 मिनट, प्रकल्पित वेतन होगा, व्यक्तिगत वेतन स्थायी पद है ना। तो 9/22 है ना। तो ये अपना 22 साल है ना। स्थायी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 है ना। 22 साल के एज में क्या हुए थे यहाँ पे स्थायी हुए थे ना। अब स्थायी के लिए अस्थायी पद का क्या हो जाएगा यहाँ पे है ना। अस्थायी पद के लिए क्या हो जाएगा अस्थायी पद, तो अस्थायी पद के लिए 30 है ना। तो स्थायी पद के लिए कितना था अपना 22 था, और स्थायी पद के लिए कितना हो गया 30 हो गया ना। तो अस्थायी पद से आस है ऐसे पद से है जो निश्चित वेतन पर किसी अवधि विशेष तक ही स्वीकृत रहता है ना। है ना, निश्चित वेतन पर किसी अवधि विशेष है, इसमें भी टाइम लिमिट आ जाएगा। उसमें टाइम लिमिट था, इसमें भी टाइम लिमिट हो जाएगा यहाँ पे। तो निश्चित वेतन पर अवधि विशेष तक ही स्वीकृत रहता है, ऐसे पद को अस्थायी पद कहा जाता है। ऐसे पद पर नियुक्ति शासकीय सेवक के ऐसे पद पर नियुक्त शासकीय सेवक पद स्वीकृत में रहने तक ही कार्यरत रहता है ना। पद स्वीकृत जब तक है तब तक ही कार्यरत रहेंगे, उसके बाद उनको क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे निकाल दिया जाएगा ना अस्थायी पद है ना। मूलभूत नियम 30A है ना। मूलभूत नियम 30A है ना, मतलब अस्थायी पद के बाद पदावधि है ना, पदावधि है ना। पदावधि पद से आशय ऐसे पद से जो निश्चित वेतन पर बिना समय सीमा की स्वीकृत है ना। बिना समय सीमा मतलब टाइम लिमिट इसमें है ही नहीं है ना, टाइम लिमिट नहीं है ना। निश्चित वेतन तो रहेगा है ना, पर समय सीमा नहीं है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, पदावधि पद बोलते हैं। परंतु उस पद पर कोई शासकीय सेवक एक निश्चित अवधि तक ही कार्यरत रह सकता है ना, उसके बाद उसे हटाना पड़ता है। परंतु उस पद पर कोई शासकीय सेवक क्या बोले यहाँ पे एक निश्चित अवधि तक ही क्या रख सकता है, कार्यरत रह सकता है। पदावधि, पदावधि बोलते हैं ना भाई यहाँ पे है ना। उसके बाद पद से क्या पढ़ना, हटाना पड़ता है। ऐसे पद के पदावधि पद कहा जाता है राष्ट्रपति या राज्यपाल। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष तक फिक्स रहता है यहाँ पे है ना, मतलब टाइम लिमिट रहता है ना। 5 साल बाद उसको हटाना पड़ेगा ना। मतलब ये राज्यपाल कितना रहेगा, राज्यपाल का 5 साल। ये राज्यपाल का तो डिपेंड नहीं करता है यहाँ पे, राज्यपाल कितने भी रह सकता है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या राज्यपाल को पदावधि दे रही है ना। तो एक्चुअल में पर फिर भी ये लगभग 5 साल यहाँ क्या रहता है, दोनों का फिक्स रहता है। लगभग बोल रहा हूँ ना, राष्ट्रपति का तो क्लियर है पर इसका लगभग बोल सकता हूँ मैं। मूलभूत नियम 31A समयमान वेतनमान है ना। 31A है मूलभूत नियम 9/31A यहाँ पे समयमान वेतनमान साथ है उस वेतनमान से है जो न्यूनतम से अधिकतम की ओर है ना। जो न्यूनतम से क्या बोला यहाँ पे अधिकतम की ओर, तथा निश्चित राशि है ना। निश्चित राशि और निश्चित समय के अनुसार क्या रहता है, बढ़ता रहता है ना। न्यूनतम और निश्चित राशि है ना। निश्चित क्या बोले यहाँ पे, निश्चित राशि मतलब निश्चित अमाउंट और निश्चित टाइम के साथ क्या होता है, बढ़ता रहता है। समयमान वेतन ये हो गया यहाँ पे 31A है ना। 31A है ना, 31A है ना, 31A बढ़ता रहता है। अब 31B है ना, 31B तो समयमान वेतन और यहाँ पे एक रूप वेतन को एक साथ रखो। 31A में ये हो जाएगा, B में ये हो जाएगा मूलभूत वेतन 9/31B है ना। तो एक रूप वेतन यहाँ पे एक रूप वेतन से आता है 2 या 2 से अधिक उन वेतनमानों से है जिसकी न्यूनतम अधिकतम वेतन वृद्धि की दर है ना समय में समानता हो ना। जिसकी न्यूनतम अधिकतम वेतन वृद्धि की दर एवं समय में समानता हो, परंतु ये दोनों अथवा 2 या अधिक वेतनमान एक ही संवर्ग के ना हो ना। मतलब सहायक ग्रेड 3 और अनुरेखक, मतलब इसकी वेतन समान है दोनों का। क्या है यहाँ पे 1900 ग्रेड पे है ना, अनुरेखक का भी 1900 ग्रेड पे है और सहायक ग्रेड 3 का भी है ना। तो ये हो गया यहाँ पे है ना। तो मूलभूत नियम 31C है ना, वही वेतनमान और समान, समान का क्या हो जाएगा यहाँ पे C है ना। तो ये ऐसा याद रखिए यहाँ पे वही वेतनमान या समान वेतनमान, वही वेतनमान समान वेतनमान साथ है 2 या 2 से अधिक ऐसे वेतनमान से हैं जिनका न्यूनतम अधिकतम वेतन वृद्धि की दर है ना समय एक समान हो ना। जिसका न्यूनतम अधिकतम वेतन वृद्धि की दर और समय एक समान हो है ना। साथ ही ऐसे वेतनमान क्या हो जाएगा, एक संवर्ग के लिए होना चाहिए है ना। है ना, एक ही संवर्ग के लिए होना चाहिए। तो शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड 2 और लेखापाल इनका वही, तो यहाँ पे सहायक ग्रेड 2 है ना, शिक्षा विभाग में सहायक ग्रेड 2 हो जाएगा और लेखापाल इनका क्या हो जाएगा, वही वेतनमान या फिर क्या हो जाएगा, समान वेतनमान हो जाएगा है ना। मूलभूत नियम 9/32 यहाँ पे। चलो भाई यहाँ पे अब हो गया, बहुत काम कर लिए। 32 साल के एज में कहाँ जाएंगे अपन, यहाँ पे घूमने जाएंगे ना। 32 साल के एज में कहाँ जाएंगे भाई, घूमने जाएंगे। तो यात्रा भत्ता है ना,
यात्रा भत्ता तात्पर्य यहाँ पे वह भत्ता है जो एक शासकीय सेवक को लोक हित में की गई यात्रा में व्यय प्रतिपूर्ति दिया जाता है ना, व्यय की प्रतिपूर्ति दिया जाता है। इसमें निजी सामान का परिवहन व्यय, सिविल सामग्री जैसे वाहन, घोड़ा, तंबू, है ना, ये सब में होने वाला परिवहन व्यय शामिल है ना। ये 1922 में बना है ना। 1922 में क्या चलता था आपका यहाँ पे, घोड़ा चलता था, तंबू चलता था यहाँ पे। तो अब इसको क्या किया छत्तीसगढ़ ने सेम सेम क्या कॉपी कर लिया, अपना लिया है। तो यहाँ पे घोड़ा तंबू यहाँ से हटाना चाहिए पर हट नहीं पाया अभी तक, है ना, इसीलिए यहाँ पे घोड़ा तंबू आपको मिलेगा ना। मूलभूत नियम 932(1) है ना। 932(1) यहाँ क्या हो जाएगा, वास्तविक यात्रा भत्ता ना। वास्तविक यात्रा से तात्पर्य यहाँ पे कि शासकीय सेवक द्वारा स्वयं या उसके परिवार के सदस्य या उसके नौकर या घरेलू सामान के परिवहन में हुआ वास्तविक खर्च है ना। पर इसके परिवार सदस्य यहाँ पे नौकर, घरेलू सामान के परिवहन से हुआ वास्तविक खर्च इसमें शामिल है। इसमें पदकर अथवा नौका कर आदि पर किए जाने वाले व्यय भी शामिल है, परंतु सामान में टूट फूट, है ना, होटल, भोजन पर किया गया व्यय इसमें सम्मिलित नहीं है ना। किंतु सामान पर किया गया टूट फूट, होटल और भोजन पर किया गया व्यय इसमें सम्मिलित नहीं है ना। टूट फूट, होटल, है ना, ये सब इसमें शामिल नहीं है ना। मूलभूत नियम 932(2) यहाँ पर प्रशिक्षु है ना। प्रशिक्षु मतलब क्या जाएगा, प्रशिक्षित तात्पर्य उस व्यक्ति से जो शासकीय सेवा में रोजगार पाने के लिए किसी धंधे या व्यापार में प्रशिक्षण तो भेजा जाता है ना। मतलब देखो आपको क्या नौकरी लगना है ना, नौकरी लगना। एक मेरा दोस्त था प्रीतम, यहाँ पे वो ITI कर रहा है ना, वो शासकीय नौकरी के लिए ITI कर रहा है ना कि उसको शासकीय नौकरी लग जाए, परंतु वो अभी प्रशिक्षु है ना, वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है अभी, है ना। उन्हें शासन की ओर से मासिक दर पर वेतन प्राप्त होता है, परंतु ये किसी विभाग के संवर्ग या किसी पद पर मौलिक रूप से विरुद्ध नियुक्त नहीं होता है ना। वेतन मिल रहा है पर वो एक तो नियुक्त नहीं, वो प्रशिक्षु काल में है ना। जैसे ही प्रशिक्षण समाप्त होगा उन्हें क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे निकाल दिया जाएगा ना। प्रशिक्षण काल समाप्त होने पर शासकीय सेवा में लेने की अनिवार्यता नहीं। ऐसा नहीं कि आप मतलब प्रशिक्षण ले लिए तो आपको अनिवार्य रूप से सेवा दिया जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। पद रिक्त होने पर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। चलो भाई इतना कर सकते हैं, अगर पद रिक्त है तो नियुक्ति में प्राथमिकता उनको दी जाएगी। मूलभूत नियम 932(7) यहाँ पे दिन मतलब क्या जाएगा, दिन 7 है अंग्रेजी कैलेंडर दिवस से है, जो मध्य रात्रि से प्रारंभ होकर, है ना, मध्य रात्रि में समाप्त होता है, अर्थात 24 घंटे, है ना। परंतु यात्रा भत्ते में दैनिक भत्ते के लिए दिन से आशय होगा किसी भी एक दिन में निश्चित समय में दूसरे दिन के एक निश्चित समय तक 24 घंटे। मतलब हमारा रात के 12 बजे से अगले दिन रात के 12 बजे ये होता है जनरली। जैसे पर आपने 9 बजे यात्रा स्टार्ट किया तो अगले दिन के 9 बजे तक ये 24 घंटे इसमें फॉलो होगा यात्रा भत्ते के दौरान, है ना। तो यदि आप दोपहर के 1 बजे कहीं निकल रहे हैं, यात्रा प्रारंभ करें, तो अगले दिन मतलब 12, है ना, 59 को वो 24 घंटा कहलाएगा। मूलभूत नियम 32(8) परिवार मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिवार साथ नियम सदस्य है ना। शासकीय सेवक की पत्नी हो गई यहाँ पे या पति, है ना, पत्नी या पति जो भी हो सकता है ना। सौतेला या गोद लिया पुत्र सम्मिलित होना चाहिए यहाँ पे, मतलब उसके ऊपर कुछ सर्टिफिकेट रहना चाहिए, है ना, जैसे गोद लियो, है ना। पुत्रिया जिसमें सौतेला या गोद लिए सम्मिलित है यहाँ पे पुत्रिया, है ना। माता पिता इसमें सौतेली माता भी सम्मिलित है ना, सौतेली माता सम्मिलित है यहाँ पे। अविवाहित बहनें या विधवा बहन, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवयस्क भाई मतलब यहाँ पे जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, ये सब चीज़ में परिवार में शामिल होंगे ना। ऊपर दिए गए सदस्यों में से जिन सदस्यों को मासिक आय 1500 से अधिक है, जिन्हें पेंशन मिलती है, वे परिवार में सम्मिलित नहीं माने जाएंगे ना। अब दादी अम्मा हैं, माता जी सौतेली माँ हैं, उनको 1500 रुपये पेंशन मिला तो इसमें शामिल नहीं होंगे, है ना। तो ये होना चाहिए ना, मतलब परिवार में उन्हीं लोग शामिल है जिसको बाद में अपन यहाँ पे पेंशन या उसकी राशि, ग्रेच्युटी की राशि अपन दे सकें ना, उपादान की राशि दे सके, तो वो उसमें शामिल होगा ना भाई, है ना। आप किसी को भी नहीं दे सकते जिसको यहाँ पे पेंशन मिल रहा है ना, ये 1500 रुपये से अधिक, तो उसको आप नहीं, ये सब, है ना, पेंशन मतलब परिवार में शामिल नहीं करेंगे, है ना। परिवार में एक से अधिक पत्नियां शामिल नहीं मानी जाएगी ना। मतलब मान लीजिए आप 5 पत्नी रख लिए तो उसको शामिल नहीं माना जाएगा, सिर्फ एक जो पहले वाली पत्नी उसी को, है ना, प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे गोद लिया बच्चा तभी माना जाएगा जब विधि पूर्वक, विधि मतलब कानून, मतलब आपके आप कानून द्वारा यहाँ पे लिया गया और उसके बाद आपका पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, है ना। मूलभूत नियम 932(14) है ना, परिवीक्षाधीन, है ना। मूलभूत नियम यहाँ पे 932(14) है ना, परिवीक्षाधीन। यहाँ पे परीक्षाधीन तात्पर्य यहाँ पे उस, है ना, उस शासकीय सेवक से है जिसे एक निश्चित अवधि के लिए परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है ना। ये सामान्यतः 3 वर्ष रहता है। इसमें स्टाइपेंड दिया जाता था 70%, 80% और यहाँ पे 90%, पर इसको अभी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया है ना। ठीक है, तो इस परीक्षा अवधि कार्यकाल के दौरान आपको जो भी वेतन भत्ते हैं वो प्राप्त होते रहेंगे, बस आपको वेतन वृद्धि का लाभ, है ना, वेतन वृद्धि का लाभ यहाँ पे इन 3 सालों के अंतर्गत क्या दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, है ना। मूलभूत नियम 932(17) यहाँ पे, मूलभूत नियम 932(17) यहाँ पे स्थानांतरण, है ना। मतलब यहाँ पे जब शासकीय सेवक का, है ना, 17 मतलब खतरा, स्थानांतरण मतलब खतरा ही है ना। एक कार्य दूसरे कार्यालय में लोक हित में आप क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं। प्रथम नियुक्ति पर सातवें प्रमाण पत्र, है ना। तो 9-10, है ना, 10 मतलब यहाँ पे आप पे 10 चीज़ों पॉइंट आउट किया जाएगा यहाँ पे, 10 चीज़ सब सही है कि नहीं, है ना। तो वही बोल रहा है, जब कोई व्यक्ति शासन की सेवा में स्थायी पद पर नियुक्त होता है तो उसके प्रथम वेतन देय के साथ प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि ये स्वास्थ्य रूप से क्या है, फिट है ना। केवल विकलांगों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर ही कार्य करने के योग्य पाए जाने पर शासकीय सेवा में नियुक्ति जाएगी ना। ये हो गया यहाँ पे, है ना। मूलभूत नियम 10(a) है ना,
मूलभूत नियम क्या बोला यहाँ पे 10A है ना। मूलभूत नियम क्या बोला मैंने यहाँ पे 10A है ना। राज्य शासन द्वारा निर्मित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधी नियम है ना। जब किसी व्यक्ति को राज्य शासन के अधीन नियुक्ति दी जाती है तो उसे नियुक्ति के समय या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा जैसी भी शर्त लगाई जाए है ना, अधिकतम 1 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चिकित्सा प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा है ना। मूलभूत नियम 10A में अब 9 खत्म हो गया, अब 10A आ गया भैया ना, याद रखना, नियम को भी याद रखना है ना। यदि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा पाया जाता है तो उसे सेवा में रखा जाएगा ना, उसे शासकीय सेवा में तत्काल सेवा मुक्त कर दिया जाएगा ना, या यदि वो अन्यथा तुरंत वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा भी यहाँ पे है ना। चतुर्थ श्रेणी पद पर 6 माह अथवा उससे कम अवधि के लिए स्थायी रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए किए जाने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी है ना। 6 माह के लिए नियुक्त किए हो भाई यहाँ पे तो उस पर चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ना। राज्य शासन चाहे तो किसी व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदान कर सकता है। संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति जिस क्षेत्र में हुई है अथवा नियुक्ति होने वाला शासकीय सेवक जिस क्षेत्र में निवास करता है उसे उस क्षेत्र के सिविल सर्जन या चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा मंडल या सहायक सिविल सर्जन के अधिकारी द्वारा यहाँ पे यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा है ना। यह प्रमाण पत्र इस नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में ही देना होगा। प्रत्येक प्रशासकीय सेवक प्रथम वेतन देयक है ना निर्धारित चिकित्सा प्रमाण पत्र के अभाव में आहरित नहीं किया जाएगा ना। हाँ, वेतन आहरण नहीं किया जाएगा भाई यहाँ पे है ना। चिकित्सा प्रमाण पत्र वेतन देयक के संलग्न होना आवश्यक नहीं होगा, केवल इस संबंध में वेतन देयक प्रमाण पत्र अंकित करना होगा कि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ना। मतलब उसको चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं लगाना पड़ेगा आपको, पर ये देना पड़ेगा प्रूफ कि आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हो गया है, आपकी जेब में है ना। ये हो गया भी यहाँ पे, मतलब ऑफिस की जेब में है, यहाँ पे ऑफिस की फाइल में अटैच हो गया है और अपने को प्राप्त हो गया है ना। ऐसा कुछ लेटर बना के देना पड़ेगा प्रथम वेतन देयक के साथ है ना। मूलभूत नियम 11 यहाँ पे सेवक सामान्य शर्तें यहाँ पे है ना। प्रत्येक शासकीय सेवक 24 घंटे शासन के अधीन रहेंगे। उन्हें कभी भी चाहे सार्वजनिक अवकाश के दिन क्यों न लोक हित में आवश्यकता अनुसार कार्य में बुलाया जा सकता है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे ऐसा कार्य शासकीय सेवक के कार्य में सीधे संबंध रखता हो या नहीं है ना। ऐसा कर राज्य शासन का हो या शासन नियंत्रण में हो, स्थानीय निधि या निकाय हो, जो भी हो, मतलब जैसे अपने ई साहब अपने को बुला लेते हैं शनिवार को भी है ना, तो वो लोक हित में अपने को बुला सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट काम रहेगा तो उनको बुलाने का पूरा अधिकार है ना। तो आपको जाना पड़ेगा, आप 24 घंटे क्या शासन के अधीन है। यह सब नियम कौन सा बोल रहा है यहाँ पे 11 बोल रहा है। मूलभूत नियम 12 क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसी पद पर या 2 से अधिक पद पर शासकीय सेवक की नियुक्ति है ना। किसी शासकीय सेवक के 2 या 2 से अधिक पदों पर मौलिक नियुक्ति नहीं दी जा सकती है ना, मौलिक रूप से दे ही सकते आप है ना। दूसरे शब्दों में एक पद पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की मौलिक रूप से नियुक्ति नहीं दी जा सकती है ना। जिस पद पर एक व्यक्ति धारणाधिकार है उस पद पर दूसरे व्यक्ति को धारणाधिकार नहीं दिया जा सकता ना। मान लो ई साहब का धारणाधिकार है तो इसमें एसडीओ को धारणाधिकार आप नहीं दे सकते हैं ना। और एसडीओ को है ना, एसडीओ एक ही व्यक्ति को है ना, एसडीओ में दोनों नियुक्त नहीं किया जाता, मौलिक रूप में बोल रहा है ना, मौलिक रूप में दोनों नियुक्ति नहीं किया जाता। हाँ, आप यहाँ पे प्रतिनियुक्ति के तौर पर या फिर कुछ टाइम पे यहाँ पे प्रभार के तौर पर आप दे सकते हो, पर दोनों पद में एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता काम, ठीक है। प्रभार तौर पर करो बात अलग है, पर इसका धारणाधिकार ई का बना है ना, तो एक ही व्यक्ति को यहाँ पे 2 पदों का धारणाधिकार नहीं दिया जा सकता है ना। वही बोल रहा है, जिस पद पर एक व्यक्ति का धारणाधिकार है उस पद पर दूसरे व्यक्ति का धारणाधिकार नहीं दिया जा सकता ना। परंतु अस्थायी व्यवस्था के लिए अंतर से मौलिक नियुक्ति 2 या 2 से अधिक पदों पर है ना 2 व्यक्तियों को अथवा जिस पद पर एक धारणाधिकार है उस पद पर दूसरे को धारणाधिकार दिया जा सकता है ना। मतलब यहाँ पे अगर अस्थायी व्यवस्था, अस्थायी मतलब जैसे ई है यहाँ पे है ना, और नीचे क्या अपना एसडीओ है ना। अब यहाँ पे धारणाधिकार देनी तो अस्थायी तौर पर यहाँ पे ई की धारणाधिकार इस पद में विरुद्ध धारणाधिकार दी जा सकती है कि ई ये भी क्या है, छुट्टी में है ना। छुट्टी में तो धारणाधिकार अस्थायी तौर पर अगर शासन चाहे तो दे सकता है ना, पर ऐसा जनरली नहीं होता है ना। तो धारणाधिकार क्या होता है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे होता क्या है यहाँ पे है ना। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।